अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समीर इब्राहिम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरानी सदर की। ईरानी सदर पर मिस्र में मस्जिद के दौरान जूता फेंका गया। अहमदीनयाद मिस्र की अल-ज़हरा यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ उलमा से मुलाकात करके मस्जिद के दौरे पर गए, जहाँ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जूता पड़ने की रिवायत सदर बुश से शुरू हुई थी। आखिर लोगों का ये रवैया क्यों है, काजी साहब? ये लेटली हम कुछ जूतों का इस्तेमाल देख रहे हैं सियासत में, और ये वो आप ठीक कह रही हैं कि आगाज़ उससे हुआ था, मगर ये है क्या? बुनियादी तौर पे हम ये देखते हैं कि जो इन वैसे तो शुरू से ही सिलसिला यूं ही रहा है, मगर अब जो बोध और जिस डिसकनेक्ट की समी साहब भी बात करते हैं कि इतने अनपॉपुलर डिसीजंस करने पड़ते हैं हुक्मरानों को अपनी आबादियों के खिलाफ, और कोई वो और बिजनेस और जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, ट्रेड रूट्स जो हैं, उनको सिक्योर करने के लिए 10 लाख बंदा मार दो, ये तो उनकी जो वोट लेने की हद तक जबानी जमा तफरीक तक तो अवाम ठीक है, लेकिन जो इनके अमाल है दूसरे मुल्क में पड़ा ना, वो उसकी एक बैकग्राउंड भी है। और मैं ये भी बता दूं कि यानी अभी जब स्टोरी पे हम बात करेंगे कि अंदर भी बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है खुमेनाई की और अहमदी निजात की। एक वीडियो टेप वीडियो नहीं, ऑडियो टेप सामने आई है जिसमें वो जो उनके जो हैं उनकी असम्बली के जो स्पीकर हैं, उस हवाले से मुमकिन है ये शाखसाना उसका भी हो, ये अंदर का शाखसाना भी हो सकता है, क्योंकि ये लड़ाई अब खुमेनाई और अहमदी निजात की लड़ाई बड़ी खुल के सामने आ चुकी है। और ज़ाहिर है ईरान और इनका जो मिस्र का जो नज़ा था, और फिर जो शिया और दूसरी जो देवबंदी जो एक तजाद है, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। मगर मैं ये समझता हूँ कि बाई एंड लार्ज जो असल बात है वो ये है कि लोग मायूस हैं अपने लीडरों से। अब ये 34 साल हो गए हैं इस इनकलाब को, ईरान के इनकलाब को। ईरान में जाके आम आदमी की हालत देखें, तनख्वाहें नहीं मिल रही वहाँ पे लोगों को, ऑयल सेक्टर में, इवन टेक्सटाइल सेक्टर में, जो और उनके सेक्टर्स हैं, और ऊपर ये लड़ रहे हैं। और ऊपर लड़ाई किस बात पे हो रही है? जो ईरान के अंदर लड़ाई है, और जो टेप सामने आई है वो बेसिकली बिजनेस डील और ट्रेड पे ही थी कि एक जो इन्फ्लुएंशियल उनके ऑफिशियल हैं वो अपने बच्चे के लिए कोई जो है वो मांग रहे हैं। आपको किस किस्म का शाखसाना लगता है ये जूता फेंकने की जो कार्रवाई हुई है? देखिए, जो जिस डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं काजी साहब, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये जो अहमदी नजात पर जो जूते फेंकने का जो एक वाकया नहीं है इजिप्ट में, ये दो हुए। बुनियादी तौर पर ये मैं नहीं समझता ये कोई अवामी जज्बात का इजहार है, ये कोई खास ग्रुप है जिसने प्लान किया हुआ है कि वो उनको इंसल्ट करे। एक तो को 1979 के बाद किसी भी ईरानी सदर का पहला दौरा है ये इजिप्ट का, और दूसरा फिर एक अहमदी नजात का एक स्टांस है, ईरान का एक पूरे वेस्ट और अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा स्टांस है उनका और स्टैंड लिया हुआ उन्होंने, तो जिस पर उनको इंसल्ट करने के लिए ये किसी तरह की भी कंस्पिरेसी हो सकती है। बुश पर भी जो जूता मारा गया था, अगरचे वो एक जर्नलिस्ट ने अपने उस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था इराक पर, लेकिन फिर भी जो संजीदा तबका था, समझदार तबका था, वो उनका ये ख्याल था कि ये जज्बात के इजहार का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। आप जज्बात का इजहार किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। अगर एक आदमी को गलत काम कर रहा है तो दूसरे आदमी को गलत काम की जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो ये एक साजिश है, मुझे लग रही है, उनको इंसल्ट करने की, उनको बदनाम करने की। अब अगर हम उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो ईरान के अंदर उनकी ज़िंदगी बतौर ईरानी सदर भी इंतहाई सिंपल रही है। वो एक मैट्रेस पर सोते हैं, एक छोटा सा उनका 140 या 120 गज का घर है, और रास्ते में नमाज पढ़ते हैं, और बहुत ज्यादा एक सिंपल लाइफ है उनकी। और फिर वो एक शुरू से ही वो ऐसी लाइफ है। ज़ियाउल हक साहब की भी ऐसी सिंपल लाइफ थी, नमाज भी पढ़ते थे वो। देखिए, नमाज जाती अमल है उनका एक सोशल। अब इन्होंने बात की ना, जूता मारना बड़ी बुरी बात है। 1 मिलियन बच्चा बुश का मार देना दवाइयों को रोक के। मैं कल सोशल मीडिया पे एक पढ़ रहा था कि एक बंदे को मारो तो मर्डर, 1 मिलियन मार दो तो फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली आप करके आ रहे हैं बैठे हुए। आपने जब इराक में बंदिश की दवाइयों की तो एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख बच्चे मर गए। किसने मारे? अब जरूरी है कि जो स्टैब करे वही कातिल होता है। आप एक पॉलिसी, अभी मैं आऊंगा अपनी स्टोरी पे, एक पॉलिसी फार्मूलेट करके वहां एग्जीक्यूट कर देते हैं लोगों को। जब आप सेहत की पॉलिसी बनाते हैं, जब आप फौजी पॉलिसी बनाते हैं, जब आप ड्रोन मारने का हुक्म देते हैं, जब आप अपनी वार मशीन को मुतहरिक करके आबादियों के ऊपर चढ़ा देते हैं, और वहां नाइस कोट पहन के सामने बड़ा मैं जूता मार, आप उसको नहीं कर सकते। 5 मिलियन देखें, आप जिस वक्त तक इटियोलॉजी को नहीं पकड़ते, वजह क्या है? लोगों की इनसे नफरत की वजह क्या है?
आप मिलियंस ऑफ फैमिलीज की आपने लाइफ इराक में बर्बाद कर दी, और उसका एक छोटा सा जूता वापस आया और आपके नाइस लोगों को बड़ा बुरा लगा। वो आपको वो बम बुरे नहीं लगे जिन्होंने जिंदगियां उजाड़ दी। आपको तकरीबन हर खानदान इराक में मुतासर हुआ इस 2 नंबर वार से, जो आज साबित होगी कि वहां कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे। टोनी ब्लेयर अब सामने नजर नहीं आता कहीं पे, पब्लिक प्रेस को फील। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी जालमाना बात, लोगों का ये छोटे छोटे जो ये निकलते हैं, जाहिर है टेक्स्ट बुक मॉरल में तो बहुत बुरी बात है, बम मारना बहुत ज्यादा बुरी बात है, या किसी को जूता मारना बुरी बात है, मिलियंस ऑफ लोगों को जिंदगी। ये बात इनकी काजी साहब की ये बात तो सही है कि जब हुक्मरान अपनी पॉलिसी के नाम पे लोगों को कत्ल करते हैं, मारते हैं, तो ये बिलाशुबा इनकी ये सही बात है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो हम उसको वो नहीं कर सकते। जूता मारने से या तो आप ये बताएं कि वो लोग कोई जिंदा हो गए हों, पॉलिसी का आप अपनी रेजेंटमेंट का इजहार कर रहे हैं, उसके और बहुत सारे सिविलाइज तरीके भी हैं। एक देखे ना, हम कह रहे हैं सिविलाइज लोगों से मामला हो तो फिर करें भाई, सुन तो ले। आप सिविलाइज जो 10 लाख बंदे मार देते हैं, आप सिविलाइज कोई बात सुनने को तैयार है? सुन तो ले। अच्छा, आप तो उनकी सुन ले। आप बात तो सुन लेना। उन्होंने जब एक गलत हरकत की है, बंदे उन्होंने इराकी की जो पॉलिसी थी अमेरिका की, पूरी दुनिया में उसकी कंडेमिनेशन हुई है, और बिल आखिर अमेरिका को इराक से वहां पे निकलना पड़ा। तो वो एक पर्टिकुलर केस था, मैं उसके हवाले से नहीं कहता। अब ये जो तशद्दुद का रास्ता है ना, मैं आपसे एक बात करता हूं, सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी बम मोहब्बत है। सुन लेना, जूता तशद्दुद है, बम मोहब्बत है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी था लेनिन, उस पर भी गोली चली थी, फिर वो जस्टिफाइड था। अच्छी जस्टिफाइड था। क्या जस्टिफाइड था? ओ भाई, मारना जस्टिफाई नहीं होता कभी। जूते और गोली में तो फर्क कर दें, जूती और गोली में तो फर्क है। इजहार है ना, अगर उस बंदे के हाथ में गोली होती तो वो गोली मार देता। लेनिन की गोली पे तो आपने शादियाने बजाए होंगे, मगर बुश पे जो जूता पड़ा है उससे आपके दिल भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि लीडर्स ने 20वीं सेंचुरी में मिलियंस ऑफ लोगों को बर्बाद कर दिया, उसकी तरफ जूता किसी ने उछाल दिया तो आप बड़े तंग हुए। हमारे बच्चों की तरफ रोजाना ड्रोन उछालते हैं, उसको आप जस्टिफाई करते हैं। किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, किसी और तरीके से कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी सी फूल बात देते हैं। कल से बुश साहब को और ओबामा को हम फूलों का गुलदस्ता भेजते हैं, आप ड्रोन मारे, हम आपको फूल भेज देते हैं। ये बात नहीं हम कर रहे हैं। और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे अहमदी नजाद पर जो जूते उछाले गए हैं, और आपको अमेरिका फोबिया, मैं उस पर क्या करूं? अंदरूनी लड़ाई आपको है अमेरिका फोबिया। आपको नजर आता है ना, आपको नजर आता है ना कि ये जो वो बड़े सोते हैं, जाके ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखें जो ईरान में हो रही है। वो जो 3 जर्नलिस्ट वहां पे अंदर कत्ल कर दिए गए, वो उसका इल्जाम है उन पे। नमाज पढ़ें वो तो उनका और अल्लाह का मामला है। अब बात यह है कि आपको एक पब्लिक ऑफिस मिला है, आप लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? आपकी नमाज का तो आपको फायदा हो जाएगा, पर हुजूर अगर आप अपना काम ही ठीक नहीं कर रहे, आबादियों को तकलीफ में आपने। और मैं ये भी अपने शुरू में कह चुका हूं कि मुमकिन है इस जूते का जो बुनियाद है वो ईरान के अंदर से ही चली हो, क्योंकि खुमनाई और निजात की जो लड़ाई है वो खुल के बाहर आ गई। ठीक है, अब बात सिंपल सी इतनी है कि क्योंकि ईरान और अहमदी नजाद उन्होंने एक बहुत भरपूर स्टैंड लिया हुआ है, और जो पूरी ईरानी कौम है वो अपनी लीडरशिप के साथ है। रेवोल्यूशन जो है जिसने पूरे वेस्ट को वहां से निकाला, वो एक चल रहा है रेवोल्यूशन, और उनको अपनी लीडरशिप पर पूरी उनको ईरानी कौम ने अपना बार बार इसका इजहार किया। इराक के साथ इतनी लंबी जंग हुई, उन्होंने सर्वाइव किया। अब सैंक्शंस को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, उन्होंने सर्वाइव किया, और वो एक कमाल का रेवोल्यूशन। और सर्वाइव क्या किया कि रेंडिशन में अमेरिका की मदद की ईरान ने। 15 बंदे जो ये रेडिशन की स्टोरी अभी समी साहब करेंगे, उस पर मैं आके बात करूंगा कि अंदर से एक है, ऊपर से एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। दे आर हेल्पिंग ईच अदर। ये तो आप नहीं है, आप स्टोरी डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेने ईरान और अमेरिका ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे मुल्ला उमर अमेरिका भी एक इंसाफ का वफ्द डॉक्टर तारिल कादरी से आज मुलाकात करने क्यों जा रहा है, क्या मकसद है, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर तारिल कादरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के लिए आज रिट पटिशन दायर की जाएगी। रिट में चारों इलेक्शन कमिश्नर्स की तैनाती को भी चैलेंज किया गया है, और इसी हवाले से तहरीक इंसाफ का वफ्द भी आज डॉक्टर तारिल कादरी से मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ सदर आसिफ अली जरदारी से मुस्ताफी होने का मुतालिबा भी कर चुकी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हसन अयूब हैं इस्लामाबाद से और लाहौर से जीशान बख्श। सबसे पहले हसन अयूब से बात करते हैं। हसन, ऐसी भी इत्तलात हैं कि डॉक्टर तारिल कादरी जो रिट पटिशन आज दायर की जाएगी, इस पर दलाइल भी खुद ही देंगे?
देखिए, बात यह है कि डॉक्टर ताहिर कादरी जो ये रिट करने जा रहे हैं, इसका मकसद जो है, पहले तो मैं थोड़ा बता दूं कि जो अभी अगर सूबों में और वफाक के अंदर अगर कायदे हिस्से इख्तलाफ और वज़ीर आज़म और जो चीफ मिनिस्टर है, जो सूबा पंजाब की अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो शहबाज शरीफ और राजा रियाज के दरमियान कंसेंसस नहीं होता निगरान वज़ीर आज़म पर, तो मामला जो है फिर वो मुतलका कमेटी को जाएगा, पार्लिमानी कमेटीज को। कमेटीज में भी अगर ये मामला तय नहीं होता तो फिर अल्टीमेटली इस सारे मामले ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। इसलिए इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं शाजिया, वो अगर देखा जाए तो उनकी भी फॉर्मेशन इसी अंदाज से होती है जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है कि ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है वो 5 मेंबरान में जो है ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल, जो रेस्ट 4 बनते हैं। ये बताइए हसन कि आज जब डॉक्टर ताहिर कादरी जाएंगे तो पिटीशन दायर करेंगे, इस बात का क्या इम्कान है कि आज उनके दलाइल सुने जाएं या सिर्फ वो कागज सबमिट करेंगे और फिर बाद में कोई हेयरिंग होगी? क्या होगा क्या अदालत में? कोर्ट जो है वो इस वक्त ओवरलोड है, तो आज यकीनी तौर पर जो है वो पिटीशन अभी दायर होगी। आगे से उसको जो है कब लगती है वो तो फाइनल कॉज लिस्ट में उसको कब शामिल किया जाएगा ये तो रजिस्ट्रार साहब भी बता सकेंगे, फैसला करेंगे इसका। लेकिन आज यकीनी तौर पर जो है आज कोई दलाइल नहीं होने इस हवाले से। आज सिर्फ जो है वो जो पिटीशन है वो दायर की जाएगी और उसको उनको रसीद मिलेगी और उसके बाद किसी दिन जो है वो लगाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अयूब आपका। ज़ीशान बख्श से बात करते हैं। ज़ीशान, तहरीक इंसाफ का वफ्द आज मिलेगा डॉक्टर ताहिर कादरी से। धरने के टाइम पर तो तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया था उनके मुतालिबात में उनका साथ देने से। अब इस मुलाकात का मकसद क्यों? अब तहरीक इंसाफ क्यों मिलना चाहती है डॉक्टर ताहिर कादरी से? शाजिया, जो तहरीक इंसाफ की सियासी राब्ता कमेटी है उसका कल अहम इजलास हुआ है इमरान खान की ज़ेर सदारत, और अब उसमें यह फैसला किया गया कि जितनी भी ऐसी जमातें हैं जो कि वफाकी या सूबाई हुकूमतों में मौजूद नहीं हैं, उन तमाम से तहरीक इंसाफ ने राब्तों का फैसला किया है और आइंदा इंतखाबात के हवाले से सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी अलायंस जो भी मुमकिन सियासी सूरत हाल होगी उन दोनों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और मैं बताऊं कि जो तहरीक इंसाफ का आला वफ्द है वो ऑलरेडी जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन से एक रोज कबल मिला और इसी तरह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा अमीन मशहदी, इन दोनों से मुलाकातें हो चुकी हैं। आज शाह महमूद कुरैशी, जावेद हाशमी, डॉक्टर आरिफ अलवी और इजाज चौधरी समेत ये 5 रुकनी वफ्द है जो आज दोपहर 12 बजे के करीब डॉक्टर ताहिर कादरी से मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर मिलेगा। और हमारे जराये का ये भी कहना है कि जितनी भी एंटी स्टेटस को जो स्टेटस को की जमातें उनको छोड़कर बाकी जितनी भी जमातें हैं उन तमाम से राब्तों का फैसला किया गया और तहरीक इंसाफ अब इस चीज पर कन्विंस हो चुकी है कि आइंदा इंतखाबात में वो अकेले नहीं उतर सकते और आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के लिए जो भी वफाकी या सूबाई हुकूमतों में जमातें नहीं हैं उन तमाम से राब्ते किए जाएंगे और जहां जहां हो सकेगा सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी अलायंस बनाए जाएंगे। अच्छा, ये जो डॉक्टर ताहिर कादरी का इनकलाब मार्च है, क्या तहरीक इंसाफ उसमें भी शमूलियत कर सकती है? समी साहब, जो इनकलाब मार्च है इस पर हमने उस दिन डॉक्टर ताहिर कादरी से ही पूछा था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनका कहना था कि मैंने पहले भी सबको दावत दी और अब एक दफा फिर मैं तमाम जमातों को दावत देता हूं कि वो इसमें शरीक हों। लेकिन तहरीक इंसाफ ने जिस तरह पहले शाजिया ने पूछा कि उनके लॉन्ग मार्च में वो क्यों शरीक नहीं हुए, तो तहरीक इंसाफ का कहना था हमसे ना तो राब्ता किया गया, हमें मीडिया पर बैठकर ये दावत दी जाती रही। इमरान खान का इस हवाले से कहना था कि अगर ताहिर कादरी या उनका वफ्द हमें आता, अपना एजेंडा देता, हम इस सारी चीज को प्लान करते तो हो सकता था हम उनके इस लॉन्ग मार्च में ये। तो क्योंकि अब ज़ीशान, अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तश्कील की डिमांड इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, ताहिर कादरी साहब भी कर रहे हैं, मुतालबात मिल रहे हैं, तो लगता है आपको कि ये अब बात भी हो रही है कि इनकलाब मार्च में दोनों इकट्ठे ही होंगे? इनकलाब मार्च में इकट्ठे मुझे तो बज़ाहिर होते हमारे जराये के मुताबिक नहीं दिखाई देते, क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना एक वोट बैंक है और वो काफी देर से इन तमाम इलाकों में जहां पे ताहिर कादरी अब जलसे करने जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ इन तमाम इलाकों में गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, सक्खर, जो 6 शहर ताहिर कादरी ने अनाउंस किए, इन 6 शहरों में तहरीक इंसाफ पहले से काम कर चुकी है। जब तक अभी जो उनका इब्तदाई है सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 और आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से दोनों जमातों के अंदर एक लाइजोन बनाने के हवाले से आज की जो इब्तदाई और पहली मुलाकात होगी और ये वो पहला राब्ता है जब से ताहिर कादरी पाकिस्तान आए हैं, पहला राब्ता है कि तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी आला सतही वफ्द आज उनसे मुलाकात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श आपका। काई साहब, ये जो रैंगलिंग और पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है ये होती रहेगी। उसकी वजह ये है कि अभी देखें ना, कल हमने बात की आर्टिकल 38, 37 और 3 की जो जिक्र कर रहे हैं, अब ये लीन करते हैं, महरूम अवाम पे लीन करेंगे थोड़ा सा।
दे डू नॉट मीन बिजनेस। आई डोंट थिंक ये चाहते हैं कि ये हकूक जो हमारे आइन में लिखी हुए वो मिल सके। अब ऊपर जो लड़ाई चल रही है, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि बड़ा फर्क होता है इलेक्शंस में। इलेक्शन है तो एक जैसा अमल, अगर उसके पीछे कोई तहरीक हो, कोई मूवमेंट हो, कोई पॉलिटिकली चार्ज हो एटमॉस्फेयर, जैसे 70s के इलेक्शन का था, उसके रिजल्ट्स कुछ और से होते हैं। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, अब ऊपर चूंकि पॉलिटिकल एलीट ने यह समझ लिया है कि पीपल आर डेड फॉर एवर। डेड का मतलब कि वो कभी उठेंगे नहीं, अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे, और हम जो थोड़े बहुत उन्हें मुतहरक करेंगे, बसों में भर के ले आएंगे, पैसे के जरिए हम जो है लॉन्ग मार्च कर लेंगे। ये एक माइंड सेट बन गया है। तो ऐसे माइंड सेट और ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में ये एक ताद नहीं है। अभी इलेक्शन तक जाते हुए 10 बनेंगे, 10 टूटेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम देखेंगे, जैसे मैंने अर्ज किया था कि अगर यही सूरत हाल इलेक्शन में आके डलती है, इलेक्शन वाले दिन, तो एक बहुत फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा जिसमें ये मिलजुल के वही मफामत आएगी, इसको भी शामिल कर लो, इसको भी। मफामत का क्या मतलब है कि भाई ये एक केक है, इसमें से थोड़ा सा आप भी ले लें, थोड़ा सा हम भी ले लेते हैं, और मफामत का कोई मतलब नहीं। लेकिन सभी साहब, तहरीक इंसाफ सीट एडजस्टमेंट किसके साथ करेगी? जो विफाक का हिस्सा है सूबाई हुकूमतों का, इसके साथ तो वो नहीं करने वाली। पीछे बचता कौन है? शाजिया, अभी जो ज़ीशान से बात हो रही थी ना, मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि जो अब आगे चलकर जो ये जलसे करेंगे ताहिरुल कादरी साहब, उसमें इमरान खान शरीक नहीं होंगे। मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तश्कील के हवाले से इनकी डिमांड्स एक है, तो इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि ये एक मुश्तरका लाहमल इख्तियार करेंगे और अपनी अवामी ताकत का भरपूर अंदाज में मुजाहरा करेंगे। लेकिन धरने के टाइम भी तो उनके मुतालिबात वही थे जो इमरान खान बातें करते थे। नहीं, धरने के टाइम पे मुतालबा तो थे, लेकिन आपने बात सुनी, कोई बाज़ाब्ता तौर पर उनका आपस में राब्ता नहीं हुआ था, सिर्फ अखबारात और मीडिया के जरिए एक दूसरे को बुलाया गया था। और अगर कोई इंटरिम सेटअप बनना है, जो एक कंस्पिरेसी थ्योरी हम सुन रहे हैं कि एक केयर टेकर बनना ही बनना है, तो उसमें फिर ये बड़ा अहम रोल होगा इन दो जमातों का, क्योंकि जो एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आगे लंबा किया जाए काम को, वो इन दोनों जमातों की जानिब से ही रिफॉर्म्स के नाम पर वो हो सकता है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने 6 तारीख को अपना इजलास बुलाया है, जिसमें वो पूरा ये फैसला करेंगे कि जो स्क्रूटनी के लिए प्रपोजल है टाइम बढ़ाने की, उस पर क्या किया जाए, और जो भर्तियां हुकूमत ने कहा है कि खोला जाए, उन्होंने पाबंदी लगाई, इस पर वो सारा जो एक ज़ाब्ता अखलाक है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर कहीं से कोई वारदात है इंटरिम सेटअप के लिए, तो उसके लिए पब्लिक प्रेशर बनाने के लिए ये दो ही जमातें काम आएंगी। तो मुस्लिम लीग नून का क्या फिर रह जाता है? मुस्लिम लीग नून इफेक्ट नहीं होगी इस सारे प्रोसेस से? नहीं, मुस्लिम लीग नून तो अब मियां नवाज शरीफ साहब आए, आज उन्होंने इजलास बुला लिया और वो ये देखेंगे कि अपना मुतहरक करेंगे राब्तों को और पार्टी को, कि किसी तरीके से जो इलेक्शन रोकने की कोशिश है वो कामयाब ना हो। क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है उन्हें कि अगर इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून वाज़े अक्सरियत भी हासिल करेगी, और फिर इसके अलावा ये जो गुज़श्ता 4-5 साल है उसमें मुस्लिम लीग नून ने जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ कोई बिहाइंड द सीन जाके डील नहीं की कि जिससे निज़ाम डीरेल हो। तो वो बेसिकली इलेक्शन पर बिलीव करते हैं और इस वक्त हालात भी उनकी फेवर में जा रहे हैं, तो वो तो पूरी कोशिश करेंगे इलेक्शन होने की बात करें। आज मैं अखबारात में भी पढ़ रही थी और सुन भी रही थी टीवी चैनल पे कि पीपल्स पार्टी के अंदर का भी एक धड़ा है जो चाहता है कि इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो, क्योंकि हालात उनको इस चीज की इजाजत नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते कि वो इलेक्शन जीत। नहीं जी, वो तो मैं कल एक देख रहा था, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो वो घर जीत के बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं नाम नहीं लेता, कुछ फेडरल मिनिस्टर जो है उनसे बात भी हमारी होती रहती है, तो वो समझते हैं जी कि हमने जो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया है, और उनका ख्याल है कि जो ट्रेडिशनल राइट विंग है, रवायती तौर पे तो पीपल्स पार्टी भी लेफ्ट था ना, अब तो लेफ्ट नहीं रहा, अब तो राइट से ज्यादा राइट है, वो अब तो तालिबान से ज्यादा राइट हो गया इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो अब ये है कि वो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल डिस्क्रेडिट है, और हम चूंकि हमारी जो पीपल्स पार्टी का एक पीछे विरासत है, वो हम सीटें लेके आएंगे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम बन जाएंगे। किस बेस पे लेके आएंगे भाई? पीपल्स पार्टी जो है उसमें अगर आप ओवर द इलेक्शन तो आप देखें तो वो बहरहाल बदतरीन हालात में भी सबसे ज्यादा सीटें या सबसे ज्यादा वोट लेती रही है। अब लोग जो है शायद आए या ना आए, मगर ये उनका मफरूजा है। मियां नवाज शरीफ साहब का तो मुझे एक साहब बता रहे थे, मैं नाम नहीं लेता, फिर उनका वो बता रहे हैं वहां तो अभी कैबिनेट डिसाइड हो रही है कौन कौन सी पोर्टफोलियो लेगा, वो भी घर में जीत के बैठे हुए हैं। अच्छा। मगर मेरी जो राय है वो ये है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा। अब जिस तरीके से हमने बरतानिया में देखा, बरतानिया में भी इसी तरह हालात है, क्योंकि कोई पार्टी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, तो डेविड कैमरॉन को उनको आखिर काबल डाउन करके, उनको इकट्ठा करके, कोलिशन बना के तो उसको खड़ा करना पड़ा। और इससे पहले हम देख चुके हैं टोनी ब्लेयर जीता था, मगर जो लोग मायूस हुए कि ये तो भाई वोट हमसे लेते हैं, काम सरमाएदारों का करते हैं, तो लोग यहाँ भी है। और ये जो समी साहब अभी कह रहे थे कि अवामी ताकत का मुजाहरा करें, तो मैं सोच रहा था ये लफ्ज़ बदल दें, अवामी नाताकती का मुजाहरा रह गया। अब अवाम की ताकत कहाँ रहेगी बेचारी अवाम के पास इस वक्त? हम देखते हैं कि इधर जलसा भी खत्म नहीं होता तो वो बेचारे कुछ जो है कुर्सियाँ लेके चले जाते हैं जो उन्होंने बुला रखे होते हैं, या अभी तकरीर खत्म नहीं होती तो खाना खुल जाता है तो जलसा वहाँ
खत्म हो जाता है। ये ऐसी अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है। काजी साहब, अगर शादी में भी खुले तो लोग ऐसे ही उस पर जाके हमला कर मगर पहले पॉलिटिकल जलसों में, भुट्टो के पॉलिटिकल जलसों में ये नहीं होता था। बेनजीर भुट्टो के पॉलिटिकल, जब सियासत अलाइव थी, जब सियासत में नजरियात का कंटेंट किस हद तक मौजूद था, जब ये बिल्कुल अभी कारपोरेट सियासत नहीं बनी, तब लोगों को जब ये कारोबार नहीं बनी, तब लोगों को भूख नहीं लगती, खाने के लिए लोगों को भूख नहीं लगती, उनको मिलता था, उनको थोड़ा बहुत मिलता था। और अब चूंकि आपने भूख को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि मुझे लगता है जितने ये उमरा भूख से डरे हुए हैं कि भाई आप कितना इकट्ठा और करना है, तो मेरे ख्याल में भूख का ऐद आपका ही ऐद है। चलिए, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, इससे नुकसानात क्या हुए। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी बारिश की पेशनगोई की गई है। इसी तरह नथिया गली और गिलियाद में शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर फंसी हुई हैं। मौजूदा जो बारिशें हैं इनसे नुकसान कितना हुआ है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर याकूब हमारे साथ लाहौर से होंगे, नासिर दावड़ पेशावर से होंगे। सबसे पहले चलते हैं उमर के पास। उमर, वाल्टन में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, घर की जो छत गिरी है, इस वाकये के कुछ मनाजिर दिखाई और इस वाकये के बारे में बताया कि हुआ क्या यहाँ पर। जी शाजिया, बिल्कुल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। वाल्टन में एक छोटे से कमरे में 5 बच्चे सोए हुए थे, जिसकी छत गिर गई और पांचों के पांचों बीच उसके मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 2 बच्चियां जाँ भाग हो गई। इस वक्त यहाँ पर मैं उस घर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ के मुतलका इलाके के MP यहाँ पर आए हैं और वो हमारे साथ इस वक्त आगे लड़ रहे हैं कि हमें आप बुरा बुला कहते हैं ना। और ये रात का वाकया और इस वक्त आगे हमें कह रहे हैं कि हम तो मौके पे फौरन पहुंच जाते हैं और ऐसा कर जाते हैं। इनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या मामला है। जी बताइएगा जनाब, आप बता रहे हैं कि मैं फौरन मौके पे पहुंचा हूँ, कितने बजे का वाकया और आपको क्या इत्तला मिली? मैंने ये नहीं कहा कि मैं फौरन मौके पे पहुंचा हूँ, मैंने ये कहा कि मुझे जो ही इल्म हुआ है मैं उसी वक्त मौके पे पहुंचा हूँ। और जनाब, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, हुकूमत सारी रात जागती रहती है, कुछ सोता नहीं है बंदा। मैं सोया हुआ था, मुझे अभी इतला मिली है, मैं फौरन आ गया हूँ। एक मैंने मुंह नहीं धोया, मैंने जूती नहीं पहनी, मैंने उसी हालत में आ गया हूँ जैसे मैं सोया हुआ था। सुबह नमाज पढ़ के मैं सोया हूँ, मैं उसी वक्त। नमाज से पहले का वाकया यासिन साहब? नमाज से पहले का वाकया कोई मुझे बताएगा तो पता चलेगा ना। रात को एक सोते में वाकया हो जाए, मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे पास कोई ऐसा आला नहीं है जिससे मुझे पता लगे कि मेरे हल्के में क्या क्या वाकया हो गया है। मुझे कोई बताएगा तो पता चलेगा। मुझे बताया तो मैं भी खड़ा हूँ, आपके बीच में खड़ा हूँ। और ये बात मैंने नहीं की। आपको पता था ये कैसा कमरा, ये कहाँ पे रह रहे हैं? मुझे नहीं पता था ये कैसे इलाके का नहीं पता। मुझे अब हर घर का कैसे पता, हर घर के अंदर क्या हो रहा है, हर घर के अंदर कैसे करना। आप जब वोट लेने जाते हैं तब आपको पता होता है? मैं कोई नक्शे नहीं बना। वोट में जब मैं वोट लेने जाता हूँ मैं हर घर के अंदर नहीं जाता। हम जाके गलियों में जाके जलसे करते हैं, बाजारों में जलसे करते हैं, घरों के कमरों के अंदर जाके वोट नहीं लेते। आप लोगों को यही एहसास दिलाते हैं कि हम अच्छा आपको घर लेके देंगे और रोटी देंगे और ये हाल देख रहे हैं। तो ये जिसने दिया उसके खिलाफ कार्रवाई करे ना, जिसने कमरे बनाए हैं, जिसने उस बंदे को आप पकड़े, उस मालिक को पकड़े। मैं तो उसी वक्त जब ये गिरा है, और ये बात मैंने नहीं की, ये बात महल्लेदारों ने की है कि हमारा MP है, उसी वक्त मौके पे पहुंच जाता है। अच्छा उमर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये बताइए उमर कि ये जिस कमरे का आप जिक्र कर रहे हैं, आप हमें बता रहे थे कि ये एक कमरा है जिसमें 7 लोग रह रहे थे। और आप अकेले कह रहे हैं कि नहीं पहुंचा। सभी समय आपको इस कमरे का पूरा एक हाल हलिया दिखाता हूँ कि ये हाल क्या है इस कमरे में रहने वाला। तो बिलीव करें, ये शायद ये जो MP साहब आके हमारा गिरबान पकड़े थे, हमें बता रहे थे कि ये आप लोग हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं, तो आज इनको अगर ये कमरा दिखाया जाए तो यहाँ पे शायद इन्होंने अपने जानवर भी कभी ना रखे हों। यहाँ पर ये एक पूरा खानदान रह रहा था, 7 अफराद पर मुश्तमिल खानदान, और एक माँ 6 बच्चे, 6 मासूम बच्चे, जिनमें से 2 इस वक्त दुनिया में नहीं रहे। और इस वक्त वो आके अपनी सिर्फ सियासत चमकाना चाह रहे हैं कि मैं फौरन मौके पे पहुंचा हूं और मुझे सब कुछ पता था और मैं इनकी इमदाद भी करूंगा। जो प्लाट का मालिक है, जो मकान का मालिक है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त तो आके वो बड़ी बड़ी बातें करें, तकरीर झाड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कमरे का हाल देखें तो ये रहने के काबिल तो नहीं है। जी उमर, ये बताइए कि ये रूलिंग PMLN के MPA हैं? जी बिल्कुल, यासिन सोहल साहब जो यहाँ के MP हैं और इनका ठीक है, मेरे ख्याल में
इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाहिर है वो ठीक कह रहे हैं, उन्हें कोई जगाएगा तो कोई बताएगा, वो खुद से तो उन्हें नहीं पता चल सकता। मगर बात ये है कि हमारी सरकार को कौन बताएगा कि वो रेगुलेशंस कौन फॉलो करता है जो मकान बनाने के वक्त इंप्लीमेंट होने हैं। क्या ये मकान किसने, ये सरकार के जो या CDA है या जो इदारे हैं यहाँ पे जो या LDA है, जो भी आप कह लें, क्या उन्होंने इंश्योर किया है कि जनाब ये मकान जो बना है ये इंसानों के रहने के काबिल नहीं है? तो मेरे ख्याल में वो ठीक कहते हैं कि उन्हें कोई जगाएगा या वो सोए रहेंगे, वो तो अलग बात है। मगर इन इदारों को कौन जगाएगा जिनकी वजह से लोग मर रहे हैं? पेशावर से नासिर दावड़ हमारे साथ है। नासिर, पेशावर में भी बारिशों का सिलसिला पिछले 2-4 रोज से जारी है, यहाँ पर भी कुछ नुकसानात की इत्तलात थी, यहाँ पर भी कुछ नुकसानात हुए? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के जो बलाई इलाके हैं, शांगला, स्वात, बोनेर और इसकी दीर और इसके अलावा पेशावर के और पेशावर के साथ जो नवाही इलाके हैं, मजमूई तौर पर 2 रोज से जारी जो बारिश है, अभी तक 20 से ज्यादा अफराद इसमें जमबाक हो चुके हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन ज्यादातर इनका तादाद बताया जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि आज सूरत हाल कुछ बेहतर हो रहा है। आज दूध भी निकला है और जो लोग थे, खासुसन यहाँ पर जो कैंप में पनागजीन है, जो 20,000 के करीब खानदान है और पेशावर के नवाही इलाके जलजई में, यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। और आज चूंकि बेहतरी आई है और लोगों, ये एक मौका है जो अच्छा नासिर, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा कि ये आपने जलोजई कैंप की बात बताई, एक जो वहां पर वादी तीरा में जो हो रही है, खैबर एजेंसी में लड़ाई हो रही है, उससे भी हजारों लोग आए हैं कैंप्स में, उनके हालात भी ऐसे ही हैं? उनकी हालत ऐसी नहीं है, वो इससे भी कुछ बदतर है, क्योंकि मैं कल से इस कैंप में काम कर रहा हूँ। जो खेमे के अंदर जाके वहां पर पानी खड़े हैं, बच्चे पानी में बिल्कुल खड़े थे और गुज़श्ता 2 दिन से ये बिल्कुल इनका जो जिंदगी है बिल्कुल तबाह हो चुका है, ये तमाम निज़ाम। क्योंकि मैं बता दूं कि जो खेमे इनको दिए गए हैं, उनकी उम्र होती है 6 महीने के लिए कारआमद होते हैं, इसके बाद खत्म हो जाते हैं। तो गुज़श्ता 3 साल कबल ये खेमे दिए गए हैं इन लोगों को, वो वैसे के वैसे ही है। और वो अब सूरत हाल उनका ये है कि वो इस बारिश का मुकाबला न कर सके और ये सूरत हाल बन गया कि तालाब का मंजर पेश कर रहा है। हर जो टेंट है, जो खेमे है, जो पूरी खेमा बस्ती है, 20,000 के करीब यहाँ पर खानदान मुकीम है इस कैंप में और इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अब खतरा ये है, आज भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और खदशा जाहिर किया जा रहा है मुख्तलिफ तबी माहिरीन के मुताबिक कि शायद अल्लाह न करे कि अब इसमें कुछ वबाई अमराज के फैलने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 2 रोज से जिस सूरत हाल से ये लोग गुजर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इनका जो ऑपरेशन से ये लोग मुतासर होके आए हैं यहाँ पर, कभी सर्दी का सामना कर रहे हैं, कभी गर्मी का सामना कर रहे हैं, उससे भी हालात बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि 2 रोज के जी। सही, बहुत शुक्रिया आपका नासिर दावड़। आपका मोहम्मद रियाज, चीफ पेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज साहब। ये बारिशों का सिलसिला, ये मौसम की जो सर्दी की शिद्दत है, ये सिलसिला आप अगले आने वाले कितने दिनों तक मजीद देख रहे हैं? अब तो ये तकरीबन खत्म हो चुका है, रात तक इनकी जो जितनी शिद्दत थी वो खत्म हो चुकी है। अब तो वो एरियाज जो डिजास्टर एरियाज है, जिसमें नादरन एरियाज है, मलाका, नज़ारा, कोहिस्तान के अलावा कश्मीर के और नादरन एरियाज, वहाँ पे बारिश तो हो सकती है, आज चांस है थोड़ी, लेकिन वो ना इतना ज्यादा उनकी पोटेंशियल होगी और ज्यादातर पार्शली क्लाउडी टाइप वेदर वहाँ पे रहेगा। बारिश हल्की हो सकती है, कोई इतना ज्यादा नहीं। स्नोफॉल भी कमी होगी, ज्यादा चांसेस नहीं है। मोस्टली वेदर निकल चुका है, प्लेन एरियाज ज्यादा जो इलाके हैं वो सनी रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब। समी साहब, अब इन पे तो जोर नहीं चलता, बारिश होगी, आंधी आगी, तूफान आ गया। देखिए, जो काजी साहब ने बारिश पे कोई जोर नहीं चलता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आपने अपना स्ट्रक्चर सही बनाया हो, अगर अपने कवायद और जवाबत की आपने पाबंदी की हो, अगर आपने रिसोर्सेज की प्रॉपर एलोकेशन की हो, अगर आपकी डिजास्टर्स मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं वो तैयार हो, तो आप ये जो इंसानी किलिंग है, जो इंसानी मिजरी है, इससे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल सही पॉइंट आउट करते हैं काजी साहब कि बिल्कुल जो रिसोर्सेज की तकसीम है वो लोगों की जरूरियात के मुताबिक नहीं है, वो चंद लोगों के मफादात के ताबे है। और हमें ये सबसे बड़ा डायलेमा है। क्या करें? मिसाल के तौर पे हम कहते हैं चंद लोगों के मफादात के ताबे है। अभी आप जलोजई में लोगों के सूरत हाल देख रहे थे, तो फिर हम इनसे क्या मुकालमा करें? जब हम इनसे कहते हैं कि आपकी पॉलिसियां इंतहाई एंटी पीपल और गैर जमहूरी हैं, पीपल कुछ हैं, लोगों को मारने वाली हैं,
जब आप बैठ के फैसला करते हैं, कहीं बैठ के हेल्थ पॉलिसी बनाते हैं, जब आप फंड्स की एलोकेशन करते हैं, तो आप जो ऑलरेडी जो खुशहाल तबके हैं उनको मजीद बेनिफिट करते हैं, आवाम को बर्बाद करते हैं, कहते हैं हम जो है आपके नुमाइंदे हैं। तो फिर हम इनसे क्या मुकालमा करें और क्या बात करें, मैं आगे बात करूंगा अपनी। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। हमारे नुमाइंदे कुछ देर पहले उमर याकूब हमसे बात कर रहे थे, वहां के जो एमपीए थे वो उनके साथ कुछ गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पता नहीं किस चीज पर वो गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों उन्हें हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है कि क्यों वो वहां पर वक्त से नहीं पहुंचते। अभी हम ब्रेक के दौरान कुछ विजुअल्स देख रहे थे। उमर हमारे साथ लाइन पर है। जी उमर, अभी हम देख रहे थे क्यों आपके साथ ये झगड़ रहे थे, गुस्से का इजहार कर रहे थे, हुआ क्या एकदम? जी शाजिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। मैं अपने वो सारे इवेंट को कवर कर रहा था, मैं डिस्क्राइब कर रहा था कि ये सारी सूरत हाल हुई है, यहाँ पर ये छत गिरी है, 5 बच्चे नीचे दबे हैं और वो आके मेरे से झगड़ना शुरू हो गया। ना सिर्फ एमपी है बल्कि उनके साथ जो उनके नुमाइंदे आए थे उन्होंने मेरा आके सिर्फ गिरबान में पकड़ लिया कि आप क्यों गलत बातें कर रहे हैं, आपका तो काम है सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बोलना, आप लोग तो है ही, इसलिए मीडिया का काम ही सिर्फ हमारी जो हुकूमत है उसके खिलाफ बातें करना है। और वहाँ पर 5 बच्चे नीचे दबे, 2 एक्सपायर हो गए। बजाय उस इशू को देखने के, उस पर बात करने के, उन्होंने सीधा आके हमारे साथ बदतमीजी कर दी कि मीडिया सिर्फ हमारे खिलाफ कर रहा है, मीडिया हमारे खिलाफ खबरें चला रहा है, सिर्फ हमारे से कोई दुश्मनी निकाल रहा है। और खास करके वो जब उन्होंने तो मुझे तो समझ नहीं आई कि ये सारी सूरतें क्या करना चाह रहे हैं। नहीं तो जो बच्चे अभी दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बच्चे तो निकाल लिए गए थे उसी वक्त। ये उमर ये बताइए, जो साहब बोल रहे हैं ये कौन है जो बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं? समीर साहब, ये इस हल्के के जो एमपी साहब हैं उनके सारे खास हैं, जो इस इलाके के जो जिले इंतजामिया है इनकी, वहाँ के कोई हेड है, मुझे तो इनका नाम भी नहीं पता और ना उन्होंने अपना कोई तारुफ कराया। वो सीधा आके मेरे से पूछना शुरू हो गया कि आप कौन है, आप आईओ हैं, आप हैं कौन, आप कैसे पूछ सकते हैं हमारे एमपी साहब के सवाल। मैंने उनसे कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, आप इस हल्के के नुमाइंदे हैं, आपको हमारे ने इलेक्ट किया है, तो कहते हैं कि ये आपका जिम्मे नहीं है, आपका पूछ नहीं सकता। तो ये बताइए कि ये गुस्सा इन्हें कुदरत पे था या गुर्बत पे था? मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि इनको सीधे मीडिया पे किस बात का गुस्सा है। और दूसरी बात ये कि बजाय इस सवाल पे इनको शायद ज्यादा गुस्सा है कि मैंने कहा ये आपके इलाके के अंदर ऐसा मकान था, क्या आपको इस बात का पता था? कहता है ये मुझे कहता है कि एमपीएस साहब कोई खुदा थोड़ी है, इनको हर चीज का पता हो। मुझे तो इनके इस जवाब पे बड़ी हैरत हुई कि एक बंदा जब वोट लेने के लिए जब वोट लेना हो, हर घर का पता होता है कि हमने कहाँ से वोट लेना है, लेकिन ये नहीं पता कि जिस इलाकों से हम वोट ले रहे हैं वहाँ के लोग जो है वो किस हालत पे रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमर याकूब। यही है ना, अब देखें, अब बात यह है कि जाहिर है वो पता नहीं किस दौर में और किस हयात में वो रह रहे हैं जो साहब ये बात कर रहे हैं। बात यह है कि जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनकी ये ड्यूटी है और फिर इनके बल पे जो हुकूमत बनती है, ये इदारे इनके तहत होते हैं। अब इनको इनकी हालात देखें, खुद देखें, इनके अपने घर देखें, इनके फार्म हाउस देखें, इनके 2-2 करोड़ रुपए का जो है वो जो जीपस्टर है उस पर बैठे हुए देखें और उन लोगों को देखें जिन पे ये हुकूमत करें। और अगर हम सवाल करें तो ये कहेंगे भाई आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, हम तो ये है वो बोझ है और डिस्कनेक्ट है जो अजाब है हमारे लिए बना हुआ। बहरहाल ये उन्होंने तो आके नुमाइंदे का गिरेबान पकड़ा। मैं तो उनसे ये कहूंगा कि आप उस वक्त से डरें जब ये अवाम आपका आके गिरेबान पकड़ेगी। आपने बहुत पैसे बना लिए, डिलीवर कुछ नहीं किया और मीडिया जो है वो सिर्फ एक आईना है जो दिखाता है कि ये हुआ है। अभी आप होश के नाखून लें इन लोगों के लिए जिन्होंने आपको मेंबर बनाया, जिन्होंने आपको पार्लियामान में भेजा, उनके मामलात को हल करें, वगरना उनके हाथ आपके गिरेबान तक पहुंचने वाले जी। और इन्हीं ओहदों पर आप इन्हीं गरीबों के वोट की वजह से बैठे हुए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता साबिक कप्तान सलमान बट आलमी सालिसी अदालत में अपील के लिए जनेवा रवाना हो गए हैं। सलमान बट पीसीबी से गिला करते हुए नजर आते हैं कि स्पॉट फिक्सिंग केस में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। हमारे नुमाइंदे सनाउल्ला हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सनाउल्ला, मोहम्मद आसिफ रवाना हो चुके हैं, सलमान बट भी जा चुके हैं, इन्हें गिला है पीसीबी से, क्या कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि इनकी जो सजा हुई वो काम हो, इन पर जो पाबंदी लगी वो हटे? अभी तक उम्मीद की बात तो 2-4 रोज में ही पता चलेगा। बहरहाल सलमान बट और आसिफ जो हैं वो दोनों मौजूद हैं अब लौज़ैन में। सलमान बट भी पहुंचने वाले ही होंगे। और पीसीबी से जहां तक गिले की बात है तो जो आईसीसी है उसकी तरफ से ही इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है कि पीसीबी इन दोनों खिलाड़ी की सपोर्ट नहीं कर सकता। और जुमेरात को हेयरिंग है आसिफ की और जुमे को है
सलमान बट की, दोनों पर 5-5 साल का बैन है और प्रोबिशन बैन है, यानी अगर सलमान खिलाफवर्जी करते हैं तो 10 साल तक का बैन हो सकता है और आसिफ का 7 साल का। लेकिन दोनों काफी होपफुल थे, उनका ये मानना था कि जब ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो उनके जो बैन है वो लिफ्ट हो जाएगा। उनकी ख्वाहिश है कि एटलीस्ट उनको क्रिकेट खेलने का मौका दिया जाए और जो 5-5 साल का बैन है वो काफी ज्यादा है। डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे और अभी उनकी उम्र इतनी है कि वो मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं और काफी होपफुल है उनका जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 2-4 दिन में सारी जो सिचुएशन है वो इसकी क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह आपका। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि व्हाइट हाउस कहता है कि पाकिस्तानी हदूद में ड्रोन हमले बंद करने का भी कोई इरादा नहीं है। अमेरिका का कहना है कि ड्रोन हमले कानूनी और अखलाकी हैं। अगर अमेरिकी शहरी निशाना हो तो हमला खासे गौर फिक्र के बाद किया जाता है। अमेरिकी सदर के मुशीर कहते हैं कि ड्रोन हमले उमूमी तौर पर मेजबान मुल्क के ताउन से किए जाते हैं। अगर मेजबान मुल्क के ताउन से किए जाते हैं कायसब, तो फिर हम गुस्से का इजहार और फिर ये एहतजाज वगैरह क्यों करते हैं? ताउन से जो किए जाते हैं वो तो ये बात आ रही है कि टैसिट अप्रूवल हमारी तरफ से मुशर्रफ के दौर से आ रही है और अभी आगे भी चलती रही है। ये तो वो ये बात करें, मगर चूंकि जिस तरह हमें और बहुत सी बातें नहीं बताई जाती, हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारा जो है IPPs के साथ क्या मुआहिदा हुआ था, हमें ये नहीं बताया जाता कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी और हमारा मुआहिदा क्या है। सिर्फ इशारतन भगवान दास हमें बता देते हैं कि आपसे हाथ हो रहा है। इसी तरह हमें यह भी नहीं बताया जाता कि अभी, हालांकि आपको याद हो जब पार्लियामेंट में आई थी ये करारदाद ये नेटो के इशू पे, तो ये कहा गया था कि अब हर मुआहिदा लिख के किया जाएगा और जबानी कोई मुआहिदा नहीं होगा, मगर हमें नहीं बताया जाता। मगर बात यह है कि ये देखिए ये कौन लोग हैं जो महजब ये टार्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन बैठे हैं एक कंप्यूटर पे बैठ के, वहां से जिन्हें पता है कि देयर आर नो स्मार्ट बम्स। हम इधर जो यूरोप में जंग हुई थी जिसमें बल्कनाइजेशन हुई, ये यूगोस्लाविया वगैरह की, हम जान चुके हैं कि कभी तक कोई स्मार्ट बम नहीं बने और उसमें कोलैटरल डैमेज जैसी इंतहाई सफाकाना इस्तिलाहें इन्होंने वजह की। फ्रेंडली फायर, जरा हाथ में डाल के फायर में मुझे बताएं, फायर भी कभी फ्रेंडली हुई है? तो ये हमें अपने इन लफ्जों के जरिए ये मैं समझता हूं कि ये जो उन्होंने उनके हाँ अंदर, अब जिसे कहते हैं ना अनरेस्ट इन द बेली ऑफ द बीस्ट, जैसे वो थी आई थी विकी लीक्स आई थी, तो जो अवाम है वहां के, मैं अपनी स्टोरी पर भी आऊंगा इस पे कि अवाम क्यों, जो पाल मेसन की किताब आई है कि क्यों लोग इस तरह से यूरोप में और मिडिल ईस्ट में बाहर आ गए हैं, तो वहां भी इशू वही है जो हमें यहाँ के MPA की ये जो घर और छत गिरने का मामला था ना, वहां जरा हालात भी इससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और क्यों लोग बेचैन है? वो इसलिए कि ये जो पॉलिसीज हैं इनकी, ये पॉलिसीज बनाते हैं जो उनको कॉरपोरेशंस कहती हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं जो उनको 63% फंडिंग करते हैं उसकी, और वो एंटी पीपल होती है, चाहे हमारे ये इलाके हों या वहां इलाके हों, और फिर इनको कोई पूछ नहीं सकता क्योंकि अवाम को इन्होंने काट के रख दिया है। हाँ, वोट अवाम से ले लो, अंदर जाके वही करो जो हमारी मर्जी है, जो यहाँ हमारे साहब इखलाकी और कानूनी जवाब कैसे कह सकते हैं अमरीकी? बहरहाल ये तो अब ड्रोन का कैसा इशू है, क्योंकि टाइम कम है और मैं अपनी स्टोरी की जानिब जाना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। हमने एक स्टोरी की है, आज उठाई है, कोहाट से ये खबर आई थी कि वहां पे जो तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हुए हैं, पार्टी इंतखाबात, उसमें एक टेलर, एक दर्जी, वो जिले का सदर बन गया। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी अपने नुमाइंदे से, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब कोई उनकी फुटेज अगर चला सकें, या अगर वो हमारे नुमाइंदे अगर लाइन पे आ सकें, तो अगर कोई है लाइन पे, कोई लाइन पे है, अभी राब्ता करने की कोशिश करें। मेरा ये वो फुटेज है, ये वो दर्जी है। और ये बताया जा रहा है कि ये तहरीक इंसाफ जब शुरू हुई थी ना, तब से वहां पर उस पार्टी के साथ है ये, और इसको जो हराने के लिए इसके मुकाबले पे बड़े एक अमीर आदमी था, लेकिन ये वहां पर जीते, लोगों ने इनको वोट दिया है। और ये बिल्कुल इस बात, और फिर मुझे ये पता चला कि वहां पर जब भी लोड शेडिंग के खिलाफ कोई एहतजाज हुआ है, जब भी कभी कोई कीमतों में इजाफे पर एहतजाज हुआ है, तो वहां पर जो मूवमेंट होती थी, जो भी जलसा जुलूस होता था, ये उसके आगे आगे होते थे बतौर वर्कर। तो ये बेसिकली एक ऐसी चीज है जो हम ये अगर नुमाइंदे हमारे हैं तो उनसे पूछ लें कि इनका क्या मुनव्वर, ये कुछ इनका बैकग्राउंड बताएं कि इनकी माली हालत क्या है और इनकी कमिटमेंट क्या है अपनी पार्टी के साथ। सनी साहब, ये है कि माली जो हैसियत है ये तो जाहिर है, गरीब बंदा है, गरीब बाप का भी वो तो बेटा है, ये बिल्कुल दर्जी है इसका बेटा, और ये दोनों मिल के अपनी दुकान में बैठे रहते हैं। और ये है कि स्टार्ट से ये तहरीके इंसाफ के साथ हैं, दोनों बाप बेटी जो है, गरीब बंदा है बिल्कुल। लेकिन यह है कि जो क्वाड के मसाइल है, गैस, बिजली, पानी, जो भी मसला होता है उसमें सबसे आगे यही होता है, और जहाँ पे भी जुलूस होता है इसके पहले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक मिसाल जरूर होती है, ये एक आध गरीब आदमी इलेक्ट करके हम 272 में रख लेते हैं,
फिर हम उसको चलाते हैं कि जनाब देखें ये भी आ गया है, लिहाजा आप आराम से बैठें। इसे अंग्रेजी में टोकनिज्म कहते हैं। आराम से नहीं बैठे, टोकनिज्म कहते हैं, टोकनिज्म कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक मिसाल है, दिस इज एन एक्सेप्शन, देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल। रूल क्या है? रूल क्या है? रूल ये है कि यहाँ पे 5-10 करोड़ वाले के बगैर आ नहीं सकता कोई इलेक्टेड प्रोसेस, मगर हम इसको बड़ा दिखाएंगे कि ये जमहूरियत का चेहरा है, और ये वो धोखाधड़ी है जो हम आवाम से कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि क्या ये सिचुएशन 272 या 336 एमपीए 336 एमपीए इजाजत हो? नहीं, मुझे बताएं ना, ये जालमाना बात है। 336 मुझे ये बताएं, 336 मजदूर इलेक्ट हो सकते हैं? अगर 336 या 272 की असम्बली है, कोई एक मजदूर है वहां पे, और अभी तो ये एमपीटीए के सिर्फ ऑफिस बेरर बने हैं, इन्हें काउंसलर जीत के दिखाएं तो फिर मैं बात करूंगा। बात ये है कि हम जस्टिफाई ना करें उस मालियात के निजाम को जो 99.9% लोगों को इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर भेजता है। इससे हम मिसगाइड, अच्छी बात है इनका जीतना, मैं बड़ा खुश हूं, मगर हम मिसगाइड ना करें। आप तो छोड़ते ही नहीं, पोडियम पे आ जाते हैं। तो बात ये है कि मैंने ये इसको इसलिए लिया खबर को, मैं इसके साथ और जोड़ता हूं। जर्मनी में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ एक डिसीजन आ गया कि उन्होंने जो अपनी डॉक्टरेट की थी यूनिवर्सिटी ने, वो वापस ले ली है। प्लेजरिज्म उन्होंने किया उसमें, कि कुछ कोट कर लिए किसी और के और उसको क्रेडिट नहीं दिया। ये बात आई कहां से थी? ये बात एक अनोनिमस ब्लॉगर ने कही थी, किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की थी, जिस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। हम पहले ये जिक्र कर चुके हैं कि इसमें कोई शक नहीं, गौर ने किताब में लिखा कि पैसा आ गया, डेमोक्रेसी को हैक कर लिया गया, लेकिन उसको वापस आम आदमी ला सकता है। अगर एक तो बाबा जी लाएंगे और एक वो जो वजीर है वो वापस ले आएंगे। वहां पर जो वजीर हैं उनकी वजारत जारी, जो कंपनियां हैं, इनके मुंह से डेमोक्रेसी लेके बाबा जी वापस आ जाएंगे। सुनेंगे सुने नहीं, अब पोडियम भाई आप ही ले ले, किसी और को तो इजाजत दे दें। बताए ना यार, ये कहां की बात? आम आदमी जो है ना, उसके हाथ में ताकत बहुत है, अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। क्योंकि अब जो सोशल मीडिया है, जो जिसमें फेसबुक आ गया, जिसमें टेलीफोन टेक्स्ट मैसेजिंग आ गया, अगर मुझे 1 मिनट ट्विटर आ गया, ये आखिरी स्टोरी है, मैं स्टोरी से जोड़ना चाहता हूं। ये पॉल बेसन ने, मैं बात खत्म हो जाएगी, ये मुझे कहां ये करने बात कंप्लीट हो जाए, करें आप करें। पॉल बेसन की एक किताब आई है जो आज इस पे मैं इसी के हवाले से, चूंकि रिलेटेड है, उसने ये कहा है कि ये मिडिल ईस्ट से लेके यहां तक लोग क्यों बाहर आ गए। ये लोग बाहर इसलिए आ गए हैं और ये लोग आते रहेंगे। और ये पता कौन है? न्यूज नाइट एक प्रोग्राम है बीबीसी का, मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है। अब आप गोरों की बात पे यकीन करने लगे। अब आप गोरों की बात करें तो मैं गोरों की बात बताता हूं। वो कहता है कि यहाँ का जो डिग्री होल्डर है, यहाँ का जो इवन स्टूडेंट है, जो मिडिल क्लास है, उसको ये जो बाबे की मिसालें देने वाले हैं ना, और बाबों को मारने वाले हैं, उन्होंने यूरोप के आम आदमी का भी नाटका बंद कर दिया। और उसने कहा मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये जो अगला डेकेड है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो सारा आपने खेल झूठ और फ्रॉड और फरेब का फैला रखा था, इसके खिलाफ जो जदोजहद है वो सबसे गहरी यूरोप और अमेरिका और मिडिल ईस्ट में होगी। और ये आज उनके मेन स्ट्रीम पेपर कह रहे हैं, जो लेफ्ट के पर्चे नहीं है, जो कि कारपोरेट मीडिया उसका हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में ये कहानियां अच्छा, मैं जब यूनिवर्सिटी में था ना, तो तब भी यही बात होती थी इसी तरह की, जैसे ये अब बात कर रहे हैं कि बस सिर्फ एक इश्तराकियत ही एक ऐसा निजाम है जिसमें सब कुछ बराबरी हो सकती है, बाकी ये जो फ्रेड है, ये फ्रॉड है, ये डेमोक्रेसी फ्रेब का निजाम है, अगर एक बाबा आ गया तो वो नहीं चल सकता। अपने दोस्तों के खजानों का इतना खौफ, इश्तराकियत इनको रात को सोने नहीं देती, इनके दोस्तों को इतना खतरा होता है अनारकी फैलानी है कि आप नाम ले ना लें। ये कहते हैं कहीं हमारे दोस्तों के अकाउंटों पे तो नहीं हाथ आने लगा, तो फिर इनके दिल को इनके अकाउंट पे हाथ की बात हो, इनके दिल पे हाथ पड़। इश्तराकियत की बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि भाई चोर को चोर कहने दें, अवाम के पैसे बाजियाब करवाएं, अवाम के मिसाइल दें। ये जो इश्तराकियत, ये अभी शुक्र करें मुझे देवबंदी नहीं कह रहे, मुझे अभी ये वाबी नहीं कह रहे। जब भी आप इंसाफ और हक की बात करेंगे, ये आप पे टाइटल ले आएंगे। अगर हम कहेंगे कि आप पेंटागन की बात कर रहे हैं, आप सीआईए की बात कर रहे हैं, क्या आप उसके नुमाइंदे हैं? भाई चले, मैं तो इश्तराकियत के नुमाइंदा हूं, आप सीआईए के नुमाइंदे। ये मुल्क जमहूरियत से बना था और लोग वोट से फैसला करेंगे। नहीं बना था, पेंटागन से नहीं बना था, डेफिनेटली नहीं बना था। अब ये लोगों ने वोट से बनाया था, और अब भी इस निजाम में इतनी हिम्मत है कि दर्जी भी इलेक्ट हो सकता है, एक पावरफुल मिनिस्टर भी रिजाइन कर सकती है। जिस निजाम की ये बात करते हैं, खुल के हमायत नहीं करते निजाम की, कम्युनिज्म की, उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। वो जबर का एक निजाम है, जबर का। आप चोरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, तो मैंने किस निजाम की क्लोजिंग देनी है? क्लोजिंग दे दें, वगरना ये देने नहीं देंगे। नहीं, मतलब ये अगर आप एक तंजीम बनाए तहफ़्फ़ुज़ चोरा मना दे भाई, सामने तो आए खुल के। क्लोजिंग टाइम। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।